इस वक्त आपके सामने एलिस कैरी और पेनी पियर्स की फ़ोटोज़ हैं। आप फॉब कारी और पोला पियर्स की फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं। आज हम पेनी पियर्स के 3 पूर्व जन्मों की बात करेंगे। पेनी पियर्स ने इयान स्टीफेंस के साथ संपर्क किया क्योंकि वो उस वक्त पूर्व जन्म के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके पास उनके कुछ पूर्व जन्मों की यादें हैं। पेनी पियर्स लेखन की दुनिया में एक नामचीन महिला है। वो अमेरिका, यूरोप, जापान कई देशों में कार्य कर चुकी हैं। कई जगह उनके व्याख्यान हुए हैं और गाइड टू लिविंग फ्रॉम इनर विजडम, द प्रेजेंट मोमेंट, अ डे बुक ऑफ कलेक्टिंग एंड इंट्यूशन, ड्रीम्स फॉर डैमेज एंड फ्रीक्वेंसी, पावर ऑफ पर्सनल वाइब्रेशन, इस तरह की और भी अनेक आध्यात्मिक पुस्तकें हैं जिन्हें पेनी पियर्स ने लिखा है। खैर, जब पेनी पियर्स ने इयान से संपर्क किया तो इयान सैन फ्रांसिस्को में, जो उत्तर में नोवाटो में कैलिफोर्निया में उनका घर है, वहाँ उन्होंने पेनी से मुलाकात का फ़ैसला लिया। पेनी पियर्स को तो स्वप्न के माध्यम से बचपन की यादों की तरह अपने बहुत सारे पूर्व जन्म, 3 पूर्व जन्म याद थे। तो उनकी मुलाकात बॉबी नाम की एक महिला से हुई जो कि सैन फ्रांसिस्को में आती जाती रहती थी। बॉबी एक साइकिक थी और वो आत्माओं से बातें कर सकने में सक्षम थी। हालांकि जब बॉबी इस अवस्था में होती थी तो वो क्या कहती थी उन्हें खुद भी याद नहीं रहता था। बॉबी एक ग्रुप को संबोधित कर रही थी सैन फ्रांसिस्को में, तो वहीं पर पेनी भी ने उन्हें अटेंड किया। अब इतने सारे ग्रुप्स थे वहाँ, इतने सारे लोग बैठे थे, 100 लोगों की भीड़ के बीच में वो व्यक्तिगत रूप से, यानी बॉबी व्यक्तिगत रूप से पेनी के विषय में कुछ नहीं जानती थी और ना ही पेनी ने कभी जो उनको पूर्व जन्मों की यादें थी वो कभी शेयर करी थी। उन्होंने किसी से भी शेयर नहीं करी थी, तो बॉबी से तो उन्होंने क्या शेयर करनी थी। लेकिन एक उस सभा में एक अजीब बात हुई। पेनी उस वक्त चौंक गई जब बॉबी ने उनके पिछले जीवन काल के विषय में कुछ बताना शुरू किया और वो जिस तरीके से बता रही थी, मतलब जैसे कि बस वो कहीं से पढ़ के बोल रही हूँ, ऐसा फील हो रहा था। खैर, 100 लोगों की भीड़ में एक अकेली पेनी को उन्होंने चुना, बॉबी ने, और बॉबी ने उनके विषय में बताना शुरू किया। यहाँ पे ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि पेनी और बॉबी ये दोनों एक दूसरे से पहले मिली हुई नहीं हैं। यहाँ तक कि पेनी ने जो उसको पूर्व जन्मों की यादें थी वो भी कभी किसी से शेयर नहीं करी हैं। खैर, बॉबी ने बताना शुरू किया कि पिछले जन्म में पेनी का नाम था चार्ल्स एच पार्कहर्स्ट और उसका जन्म हुआ था 17 अप्रैल 1842 को फ्रम्बिंघम में, और वो एक खेत में काम किया करते थे और बाद में वो अपने देश के एक अच्छे मंत्री बन गए थे। पार्क को चढ़ाई चढ़ने का शौक़ था और वो अपराध के खिलाफ बोला करते थे, अपराधियों के खिलाफ बोला करते थे एक नेता के रूप में। उसके बाद बॉबी ने ये भी बताया कि पार्क ने बहुत सारी बुक्स भी लिखी थी। यहाँ पर ये बात ध्यान दीजिएगा कि पेनी के अंदर भी लिखने की अच्छी काबिलियत है, वो भी अच्छी राइटर हैं। और पूर्व जन्म में जो बॉबी बता रही हैं कि वो चार्ल्स के रूप में, कि वो पार्क के रूप में थे, उस वक्त भी उनके अंदर लिखने की अच्छी क्षमता थी। जो पार्क ने बुक्स लिखी थी, उन्होंने लिखी थी द सनी साइड ऑफ क्रिश्चियनिटी, अ लिटिल लोअर देन एंजल्स, एनालिसिस ऑफ द लैटिन वर्ब illustrated by the Sanskrit, what would the world be without religion, the pattern in the mount, talks to young men, इस तरह की और बहुत सारी बुक्स जो पार्क ने लिखी थी। आगे बॉबी ने बताना शुरू किया। उसने कहा कि पार्क की मृत्यु 8 सितंबर 1933 को 51 साल की उम्र में हुई थी और वो छत से नींद की अवस्था में चलते चलते गिर गए थे। खैर, जब ये जो सत्र चल रहा था, व्याख्यान चल रहा था, ये ख़त्म हुआ तो पेनी फ़ौरन उठी और उन्होंने पास का जो लाइब्रेरी थी, जहाँ पर क्योंकि पार्क हस्टल भी एक राजनीतिक व्यक्तित्व थे, उन्होंने भी कई बुक्स लिखी थी, तो इतना अननोन पर्सनैलिटी नहीं थे वो। तो पेनी ने, बॉबी ने उन्हें जो कुछ भी बताया पार्क के बारे में, उसको जानने के लिए पास के पुस्तकालय में गई और वहाँ जब उन्होंने खोजबीन की तो उनके हाथ एक खजाना लगा। उन्हें
चार्ल्स पार्क हस्टल, जिसके बारे में बॉबी बता रही थी कि वो पेनी का पुनर्जन्म है, मतलब पिछला बर्थ है, तो उसका रिकॉर्ड उन्हें मिल गया। और जो कुछ भी बॉबी ने बताया था बिल्कुल सटीक बैठ रहा था चार्ल्स पार्क के जो जीवन काल था उससे। और उसमें पार्क ने बहुत सारी बुक्स क्योंकि लिखी थी, तो वो बुक्स भी बहुत सारी मेंशन की गई थी कि किस तरीके से उसमें लिखने की काबिलियत थी, वो सारी बुक्स की लिस्ट भी दी गई थी। पेनी ने गौर किया कि जो चार्ल्स थे, नहीं पार्क हस्टल, चार्ल्स पार्क हस्टल, इनमें सिर्फ लिखने की बात नहीं थी, ये तो एक आंतरिक गुण हो गया, शारीरिक रूप से भी कुछ समानताएं थी पेनी और पार्क के बीच में। अब जो इस पे डाउट करते हैं, क्योंकि डाउट होना तो स्वाभाविक है ना, कोई भी कह सकता है कि भैया क्योंकि पार्क हस्टल एक हस्ती थे, छोटी मोटी सही लेकिन वो हस्ती थे, तो उनके विषय में जानकारी प्राप्त करके बॉबी ने बोल दिया होगा किसी को। लेकिन यहाँ पर ये बात भी तो गौर करने लायक है कि बॉबी पेनी को भी तो नहीं जानती थी। और क्या ये इतना बड़ा कोइंसिडेंट था कि पेनी और पार्क, इन दोनों का जो व्यक्तित्व है इतना ज़्यादा सिमिलर था। खैर, उसके बाद पेनी ने डिटेल में पार्क के जो चरित्र था उसके बारे में, उसके जीवन काल के बारे में जानना समझना शुरू किया। तो उसने महसूस किया कि जैसे कि बॉबी ठीक कह रही थी, सचमुच पेनी ही पार्क का रीबर्थ है। खैर, पार्क और पेनी पियर्स, इनके मामले में एक तो लिखने की इनकी रुचि बिल्कुल साझा थी, दोनों ही राजनीति में रुचि रखते थे। पार्क और पेनी में एक और समानता थी, पार्क अपने जीवन के आखिरी समय में पादरी बन गए थे। इसी तरह से पेनी को भी अध्यात्म में गहरी रुचि थी। पार्क और पेनी, इन दोनों को ही पुराने ज़माने की भाषाओं में बहुत इंटरेस्ट था। पार्क यूनानी और लैटिन पढ़ाया करते थे और उन्होंने इसी सिलसिले में एनालिसिस ऑफ द लैटिन वर्ब इलिस्ट्रेटेड बाय द संस्कृत, ये बुक भी लिखी थी। और पेनी ने भी इसी तरह से हाई स्कूल में भी एडवांस लैटिन विषय लिया था और उन्हें संस्कृत भाषा में और मिस्र की जो प्राचीन चित्रलिपि है उसमें भी बहुत गहरा इंटरेस्ट था। यहाँ तक कि पेनी ये बात भी कहती हैं, पेनी पियर्स, वो बताती हैं कि उन्हें एक बार ना पूरे सपनों की एक श्रृंखला सी आई और उन सपनों में वो प्राचीन ग्रीक भाषा के शब्द उन्हें दिखाई देते थे, जैसे चित्रलिपि होती है ना, इस तरह से दिखाई देते थे। वो कहती है कि उस वक्त तक उन्हें कोई जानकारी भी नहीं थी ग्रीक भाषा की, उनको कुछ नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन वो सपने में एग्जैक्टली वही चित्र देखा करती थी। अब इसी तरह से पार्क, चार्ल्स पार्क की बात करें तो वो अपराध के खिलाफ कार्य किया करते थे। इसी तरह से पेनी की पर्सनैलिटी थी, वो भी अपराध के खिलाफ लिखा करती हैं और बोला करती हैं। अब जैसे पार्क थे, तो पार्क ने न्यूयॉर्क शहर को एक बार खुले ढक्कन वाला नरक, इस रूप में उसको बारे में बताया था और जनता को चुनौती दी थी कि जो कितना कुछ अपराध घटित हो रहा है न्यूयॉर्क शहर के अंदर। तो इन सब के चलते जो दूसरे राजनीतिक ग्रुप थे उन्होंने पार्क हॉस्टल के ऊपर हमला भी कराया था और उनके ऊपर जो उन्होंने जो बातें कही थी न्यूयॉर्क के बारे में थी कि ये तो खुले गटर का नरक है, ये तो गटर है, इस तरह की बातें कह दी थी उन्होंने न्यूयॉर्क शहर के बारे में। तो वो ये सब बातें सत्यापित करें कि वो किस आधार पर ये सारी बातें कह रहे हैं। उनके ऊपर हमला भी हुआ दूसरी राजनीतिक पार्टी की तरफ से। इतना सब होने के बाद एक लेक्सो जांच समिति भी शुरू हुई और इस जो कुछ भी उन्होंने कहा था उसके ऊपर जांच शुरू हुई। अब पेनी के व्यक्तित्व पर आ जाते हैं, क्योंकि पार्क का ही रीबर्थ है ना पेनी, तो पेनी का भी स्वभाव कुछ ऐसा ही है। उनका भी झुकाव समाज सेवा की तरफ और समाज में सुधार कार्य करने की तरफ रहा है। वो इस तरह के पाठ्यक्रम जो गैर ज़रूरी हैं, छात्रों को नहीं पढ़ाए जाने चाहिए, उनके खिलाफ, जो छात्रों को नुकसान पहुंचा सकते हैं पाठ्यक्रम, उनके खिलाफ बोलती रही हैं, लिखती रही हैं। इसके अलावा चार्ल्स और पेनी पियर्स, इन दोनों में एक और समानता थी, वो ये कि ये दोनों ही खेती बाड़ी से जुड़े रहे, इनको कृषि से प्यार रहा क्योंकि इनकी बचपन की बैकग्राउंड यही थी। अब जैसे कि पार्क ने कहा था कि जो कृषि है वो सभी सभ्यताओं का भौतिक आधार है, ये ऐसा है, इसकी सभ्यता में इतना महत्व है जैसे शरीर के लिए आत्मा, इतना महत्वपूर्ण है कृषि। ठीक इसी तरह से जो पेनी थी वो भी कहती हैं कि उनका जो भी वो लेखन कार्य करती आई हैं या समाज सेवा का कार्य करती आई हैं, इसका प्रेरणा स्रोत एक तरह से खेती और प्रकृति रही है। पेनी ने नेशनल स्टार्लिक्स पत्रिका पुरस्कार भी जीता था
और ये पुरस्कार उन्होंने केसांस के गेहूं के खेतों के बारे में एक छोटी सी कहानी लिखी थी, उसके ऊपर था। पैनी को भी मिट्टी का काम करने में बहुत उसका लगाव रहा है, मिट्टी से उसे प्यार रहा। इसके अलावा पार्क और पैनी ये दोनों पहाड़ियों से बहुत प्यार करते थे। पार्क भी और पैनी भी ये दोनों ही एक अच्छे पर्वतारोही रहे हैं। पैनी की मम्मी बताती हैं कि पैनी जब बच्ची होती थी तब भी वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर और ऊंची ऊंची चोटियों पर, पेड़ों पर चढ़ जाया करती थी। और जो पार्क थे उनकी जो मृत्यु हुई वो भी कुछ ऊंचाई से गिरकर ही हुई थी। 51 वर्ष की उम्र में जब वो नींद में चल रहे थे, इस दौरान वो छत से गिर गए थे। अब ये तो पार्क की मृत्यु थी। अब पैनी बताती हैं कि बहुत लंबे जीवन के कई वर्षों तक उनको चट्टानों से डर लगता था। उनको ऐसे लगता था, उनके सपने आते थे जैसे वो पहाड़ से गिर के मर जाएंगी, इस तरह के उन्हें सपने आते थे। खैर, जब बॉबी ने पैनी को बताया कि जब वो पूर्व जन्म में पार्क के रूप में थी और किस तरीके से छत से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद वो बताती हैं कि जो सपने उन्हें आया करते थे इस तरह के कि ऊंचाई से गिर रही हैं और उनकी मृत्यु हो रही है, ये सपने कम हो गए थे। यहाँ पर ना एक बात नोट कीजिए, जैसे कि पार्क थे, पार्क को ऊंचाइयों से प्यार था। जैसे वो ऊंची ऊंची जगहों पे चढ़ जाया करते थे, माउंटेन पे चढ़ जाया करते थे, छलांगे लगाया करते थे। इसी तरह से पैनी का व्यक्तित्व था, वो भी ऊंची ऊंची जगहों पे चढ़ जाया करती थी, बड़े बड़े पेड़ों पर चढ़ जाया करती थी। एक बार उनकी मम्मी बताती हैं कि पैनी जब बच्ची होती थी तो वो इतने ऊंचे पेड़ पे चढ़ गई कि वो दूसरी मंजिल के घर के बाथरूम में झांक के देख रही थी। यानी कि पार्क की मृत्यु हुई ऊंचाई से गिरने पर, लेकिन इससे पहले उन्हें ऊंचाइयों से प्यार रहा। इसी तरह का मिला जुला भाव पैनी के अंदर रहा। आमतौर पे आप इस तरह के केस नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर किसी की मृत्यु किसी चीज़ से होती है तो उस चीज़ के प्रति उसे आकर्षण नहीं होता, डर होता है। पैनी के मामले में दोनों चीज़ें थी। एक तरफ उसको रात को सपने आ रहे हैं कि वो ऊंचाई से गिर रही है, इसलिए वो डर रही है। दूसरी तरफ उसे चट्टानों का, पहाड़ों का शौक है। ये दोनों चीज़ें सेम टाइम चल रही हैं। खैर, ये तो हुआ पार्क और पैनी का पास्ट बर्थ से क्या सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें आई हैं पैनी के जीवन में पार्क के जीवन से, पास्ट बर्थ से। ये तो पैनी का एक पुनर्जन्म था, लेकिन एक और पुनर्जन्म, एक और पिछला बर्थ था पैनी का एलिस कैरी के रूप में। अब ये क्या था, इसे हम अगली कड़ी में जानेंगे। आज हम जिस केस का जिक्र कर रहे हैं इसे रीबॉर्न बुक से लिया गया है, जो कि इयान स्टीफेंस की रिसर्च पर आधारित है। यहाँ हम काफ़ी डिटेल में पुनर्जन्मों में क्या समानता है, किस तरीके से क्या चीज़ ट्रांसफ़र हुई, कौन सी चीज़ें रिपीट हुई, कौन सी चीज़ छूटी, कौन सी चीज़ साथ में आई और आई तो क्यों आई, हम इन सब बातों को बहुत डिटेल में समझते हैं। इसलिए जो ये कड़ियाँ हैं ये थोड़ी लंबी हो जाती हैं। एक ही वीडियो में अगर मैं इस सारी जानकारी को समेटने की कोशिश करूँगी तो एक आधी अधूरी सी जानकारी ही पेश कर पाऊँगी। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं अब जो नंबरिंग है उन्हें आगे की साइड में डालना शुरू करूँगी, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि कौन से नंबर की सीरीज़ है और सही से देख पाएँ। अगर आप मृत्यु के बाद की दुनिया से जुड़ी कुछ गूढ़ जानकारी चाहते हैं तो मेरे प्रथम चैनल पाथ ऑफ पीस, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। उस चैनल पर भी मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में इसी तरह की जानकारी, जो कि सत्य रिसर्च पर आधारित है, प्रदान की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। इस वक्त आपके सामने एलिस कैरी